वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में जारी 15वें ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीएम मोदी कई रहनुमाओं के साथ करेंगे दो फरीकी मुलाकातें। वजीर आजम ने कहा कि भारत जल्द ही बन जाएगा $5 ट्रिलियन की मईशत। ब्रिक्स बिजनेस लीडर्स डायलॉग में वजीर आजम ने कहा कि आने वाले सालों में भारत बनेगा दुनिया का ग्रोथ इंजन। चंद्रयान-3 खला में तारीख रकम करने के लिए तैयार। आज शाम कुतुब जुनूबी पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। मुल्क बैरून मुल्क जबरदस्त जोश खरोश। सदर द्रौपदी मुर्मू आज गोवा कानून साज असेंबली से करेंगे खिताब। गोवा यूनिवर्सिटी के 34वें कन्वोकेशन में भी करेंगी शिरकत। भारत और आयरलैंड के दरमियान आज T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के दरमियान फाइनल का राउंड 2 आज कल पहला मुकाबला रहा ड्रॉ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले बात करते हैं 15वें ब्रिक्स इजलास की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के दौरे पर हैं। वजीर आजम आज जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ये 2019 के बाद ज़ाती तौर पर पहली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस है। ये सरबराही इजलास मुस्तकबिल में ताउन के शोबों की निशानदेही करने और इदारा जाती पेशरफ्त का जायजा लेने का एक मुफीद मौका फराहम करेगा। इस 2 रोज़ा सरबराही इजलास में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका रुकन ममालिक की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की दावत पर कई दीगर आलमी रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं। ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम आज कई रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में शिरकत की। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के अलावा सरमायाकारी और तिजारत समेत रुकन ममालिक के दरमियान ज़राअत के शोबे में पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वजीर आजम मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में शिरकत की। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने वजीर आजम मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर ब्रिक्स ममालिक के रहनुमा भी मौजूद थे। जोहान्सबर्ग के एक होटल में आर्य समाज की सदर आरती नानक चंद शानंद और भारतीय बिरादरी के एक रुकन ने वजीर आजम मोदी की राखी बांधी। वजीर आजम मोदी को जोहान्सबर्ग में ज़ेरे तामीर स्वामी नारायण मंदिर की 3D तस्वीर दिखाई गई। मंदिर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। तो नाज़रीन, ये थी खबरें ब्रिक्स इजलास की।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शेरथा थावेसन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर कहा, शेरथा थावेसन को थाईलैंड का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर दिल बाद मैं भारत थाईलैंड के बाहमी ताल्लुकात को आले सतह पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। और अब बात चंद्रयान की। खला के मैदान में आज का दिन भारत के लिए एक तारीखी दिन होने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन तारीख रकम करने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से सिर्फ 25 से 150 किलोमीटर के फासले पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस लैंडिंग ऑपरेशन को बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 5:20 पर शुरू होगा। फिलहाल इसरो ने कहा है कि मिशन शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इसके साथ साथ निज़ाम की बाकायदा जांच भी की जा रही है। अहम बात यह है कि इसरो ने अपने अहम मिशन के लिए कई साल से सख्त मेहनत की है। चांद के कुतुब जुनूब पर कामयाबी से उतरने से भारत आने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। 14 जुलाई को भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चांद की जानिब परवाज की। मिशन को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे भारत के चंद्रयान का चांद की सतह पर उतरने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, मुल्क और बैरून मुल्क भी इसके बारे में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम संग मील है, क्योंकि ये चांद के कुतुब जुनूब पर उतरने वाला पहला खलाई जहाज होगा। ये अहम डेटा भी भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू आज गोवा यूनिवर्सिटी के 34वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और गोवा के राजभवन में रियासत के कबायली ग्रुपों के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके साथ ही सदर जमहूरिया पोरवरम में गोवा की कानून साज असेंबली से खिताब करेंगी। क़ब्ल कल सदर जमहूरिया ने राजभवन में हुकूमत गोवा की तरफ से मुनक़िदा शहरी इस्तक़बालिया में शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने जंगलाती हुकूक एक्ट के तहत मुस्तक़ीन में सनदें भी तकसीम की थीं। सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा का जंगलाती इलाका बहुत खुशहाल है और इसे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने पायदार तरक्याती अहदाफ की समत में गोवा की तरफ से की गई पेशरफ्त की तारीफ की। उन्होंने गोवा की तरफ से यकसा सिविल कोड को अपनाने पर खुशी का इजहार किया। और G20 के अरकान के तिजारत और सरमायाकारी के वुज़रा, आलमी तिजारती तंजीम जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और मदु ममालिक के नुमाइंदे जयपुर में जारी G20 तिजारती और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पिंक सिटी पहुंचेंगे। 24 से 25 अगस्त को होने वाली इस अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम दिखाया जाएगा। भारतीय वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल आज दोपहर 3 बजे मीडिया के सवालात का जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को रियासती असेंबली का इजलास बुलाया है। 3 मई से फ़िरका वाराना तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर की गवर्नर ने इस महीने की 29 तारीख को रियासती असेंबली का इजलास बुलाया है। रियासती काबीना ने इसके लिए गवर्नर से सिफारिश की थी। अपोजिशन कांग्रेस के साथ साथ 10 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी गवर्नर से मुलाकात की थी और उनसे रियासती असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, ताकि मौजूदा पर बहस की जाए और इस मसले को हल करने के तरीके तलाश किए जाएं। इसके अलावा कई सिविल सोसाइटी तंजीमों ने भी गवर्नर से रियासती असेंबली का इजलास बुलाने की अपील की थी। और देही तरक्की की वजारत ने नई दिल्ली में देही तरक्की के महकमे, ज़मीनी वसाइल के महकमे और पंचायती राज की वजारत के सालाना सलाहियत साजी मंसूबे का आगाज किया। इस स्कीम का इफ्तिताह करते हुए देही तरक्की के मरकजी वजीर ने कहा कि सालाना सलाहियत साजी स्कीम न सिर्फ कारकर्दगी में इजाफा करेगी बल्कि मेयारी काम को भी यकीनी बनाएगी।
मरकजी वजीर ने कहा कि ये स्कीम वजीर आजम के विजन न्यू इंडिया एक्ट 2047 को हासिल करने के मकसद से तैयार की गई है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजारत के अफसरान और मुलाजमीन को मनसूबाबंदी के मुताबिक तरबियत भी दी गई है। हम कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से केवल वर्क एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि और कई चीज करेंगे। और उसमें मैंने पहला लिया है, मुझे और मेरे जो मेरा यूनिट होता है मंत्री का, मिनिस्टर का, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर दें, और जिससे मुझे भी एहसास होगा कि हमारी टीम में क्या कमियां हैं, हम में क्या कमियां हैं, ये जानना चाहिए। और आज उसी का एनुअल प्लान बना है। आगे बढ़ते हैं। किसानों और सार्फिन दोनों के मफादात को जहन में रखते हुए मरकजी हुकूमत ने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने और किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए 2 अहम फैसले लिए हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने और किसानों को मुनासिब कीमत दिलाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक में 2 लाख टन इजाफी प्याज किसानों से खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले 3 लाख टन प्याज की सरकारी खरीद की जा चुकी है। ये खरीद 2410 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से की जा रही है, जबकि सस्ती शरह पर प्याज की फरहमी के लिए एनसीसीएफ और नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है, जो 25 रुपए फी किलो के हिसाब से प्याज दस्तयाब करा रहा है। प्याज पैदा करने वाले किसानों को मुनासिब कीमत और महंगी प्याज से सार्फिन को राहत। जी हां, ये 2 बड़े फैसले मरकजी हुकूमत ने लिए हैं। किसानों को मुनासिब कीमत का यकीन दिलाते हुए मरकजी हुकूमत ने अपने प्याज की पैदावार में 2410 रुपए फी क्विंटल खरीदने का फैसला किया है। ये खरीदारी बफर स्टॉक में पहले से खरीदे गए 3 लाख टन के अलावा होगी। इसके अलावा एक और बड़े फैसले में आम लोगों को महंगाई से राहत देते हुए प्याज 25 रुपए फी किलो के हिसाब से एनसीसीएफ और नेफेड फराहम करवा रहा है। मरकजी खुराक और सार्फिन के उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों और सार्फिन दोनों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करती है। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे, जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। खुर्दा बाजार में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार आवाम की फलाह के लिए कदम उठा रही है, ताकि प्याज की दस्तयाबी को बरकरार रखा जा सके। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी मरकजी हुकूमत ने किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए प्याज की सरकारी खरीदारी शुरू की थी। पिछली बार भी प्याज के दाम जब कम हुए तो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन बफर स्टॉक किया। बड़ी मात्रा में खरीद की गई एनसीसीएफ और नेफेड के द्वारा। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि प्याज पैदा करने वाले किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए उनकी पैदावार की तमाम खरीदारी अच्छी कीमतों पर की जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो बफर स्टॉक में खरीदारी में मजीद इजाफा किया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और हुनरमंदों में काफी जोश खरोश देखा है। हमारे नामा निगार गिरीश निशाना से खुसूसी बातचीत में दिल्ली से मुत्तसिल लोनी में दर्जी का काम करने वाले नरेश कुमार ने बताया कि इस स्कीम की वजह से वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए नरेश हर बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे पर देखना चाहते हैं। जो गरीब आदमी है
और जिनके हाथ में हुनर है मगर पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर उनका हुनर भी कामयाब हो जाए, दो रोटी भी खा ले और तरक्की भी करे। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम तो कहते हैं ऐसा परमात्मा करे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे। हम तो लाख लाख दुआएं करते हैं कि परमात्मा करे कि हर बार मोदी जी आए। लगता है कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में सोचा। हाँ, उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया है। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आपको योजना में लेके आया जाएगा, आपको लोन मिलेगा, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा? बहुत बहुत बेनिफिट होगा। मेरे तो बिल्कुल सहारा बन जाएंगे। मैं तो आराम से दो रोटी चैन से खा लूँगा और काम का कुछ विस्तार भी करूँगा, और मेरे जैसे और दो गरीब आदमी मिल जाएंगे, उनको भी साथ में मिला के अपना काम बढ़ा लूँगा मैं। जावेद सैफी जो उत्तर प्रदेश की पूजा कॉलोनी में रहते हैं और बढ़ई का काम करते हैं, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर बहुत पुरजोश हैं। जावेद का कहना है कि इस स्कीम की वजह से वो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीद सकेंगे। इससे न सिर्फ उनके खानदान का माली बहरान दूर होगा बल्कि उनके कारोबार में भी इजाफा होगा। जावेद इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का जो योजना लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फायदेमंद रहेगी, हमारा काम चलेगा, रोजगार बढ़ेगा हमारा। बहुत अच्छी सुविधा है, तो मिल जाए अच्छे हैं। जब लोन मिल जाएगा आपको तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे ये अपना कारोबार खोल लेंगे, लड़के चल काम पे लग जाएंगे, बस ये फायदा होगा हमारा। औजार खरीद लेंगे, अपना घर की तंगी है वो दूर कर हो जाएगी हमारी। गरीबों के लिए कहने के वरदान है इस तरह की योजनाएं चालू हो रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी रहेगी वैसे गरीबों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गरीबों के लिए। उसका रोजगार बढ़ेगा गरीबों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अब जब उन्हें सुविधा दी गई है, योजना दी गई है, उसका लाभ उठाएं। और अब बात दिल्ली के मौसम की। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह दिल्ली में चंद मकामात पर बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने मुल्क की कई रियासतों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज जारी किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 अगस्त तक अलग अलग मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब भारी से बहुत भारी बारिश के इम्कान के पेश नज़र आसाम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर नजर डालते हैं। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे हम आपको यहाँ बताते चलें कि दिल्ली से शाये ज़्यादातर अखबारात ने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में अपने सफ़ाई अव्वल पर इसको जगह दिए इस खबर को। और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि हिंदुस्तान बनेगा $5 ट्रिलियन वाली मईशत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। जो बाइडन 7 से 10 सितंबर तक रहेंगे दिल्ली में। जी हां, अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और कॉन्फ्रेंस के दौरान 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में ही रहेंगे। और आइए अब नज़र डालते हैं अगली सुर्खी पर। बल्कि आपको बता दें कि ये एक मजमून है जिसे अखबार ने शाये किया है और ब्रिक्स पर ये मौजू अच्छा मौजू है, ब्रिक्स इजलास। और ये जो उन्होंने मौजू है लिखा है, ब्रिक्स इजलास मुतबादिल आलमी निज़ाम के क़याम की जुस्तजू। और आपको यहाँ बताते चलेंगे कि अखबार ने एक जो ये मजमून शाये किया है, इसमें ब्रिक्स के मुतालिक कई उमूर पर जामी तबसरा किया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्राज़ील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका
और रुकन जो ममालिक हैं उस हैसियत से ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत के लिए तैयार हैं और कई ख़ास और अहम उमूर पर बातचीत के इम्कानात हैं, जिससे दूसरे देशों के साथ भी, दूसरे मुल्कों के साथ भी भारत के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, बल्कि बहुत दिलचस्प सुर्खी है, कि दुनिया की सबसे महंगी केतली और इसकी कीमत 88 करोड़ रुपए बताई गई है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम लिया जा रहा है। और जो लोग कैटल्स में चाय पीना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक दिलचस्प खबर है और काफ़ी कीमती खबर भी इसको जा सकता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, शाम में रूसी फ़िज़ाइया की बमबारी, 13 जंगजू इसमें हलाक बताए गए हैं। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है नाजरीन। शाम आपको बता दें कि साबिक़ अमरीकी सदर 2020 के इंतखाबी नताइज बदलने का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और अब आइए लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और नज़र डाल लेते हैं कुछ और ख़बरों पर। भारत इस वक्त G20 का चेयरमैन है। अगले महीने भारत 7 से 10 सितंबर तक G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 7 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर बाइडन और दीगर शिराकतदार ममालिक G20 सरबराही के दौरान मुख्तलिफ आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साफ तवानाई, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना, रूस यूक्रेन जंग की माशी और समाजी असरात को कम करना और गुर्बत जैसे बहुत से अहम मौज़ूआत पर बात की जाएगी। सदर बाइडन G20 सरबराही इजलास के लिए वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत की भी तारीफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरू के ओबिनास आतिशफिशा में अचानक 2 धमाके हुए, जिसकी वजह से आसपास के शहर राख से ढक गए। पेरू के सबसे ज़्यादा फाल आतिशफिशा ओबिनास से राख और धुआं 3500 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गया। जुलाई के शुरू में भी 4 धमाके हुए थे। बस्ती चिली में शदीद बारिश के बाइस दरियाए टेनू में तुग़यानी आ गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। सदर गैब्रियल बोरिक ने 4 खित्तों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसकी वजह से 26,000 लोग बेघर हैं और तकरीबन 38,000 लोग बिजली से महरूम हैं। मैक्सिको में कल एक सड़क हादसे में कुल 16 अफराद हलाक हो गए, जिसमें वेनेजुएला का शहरी भी शामिल है। बस के एक ट्रेलर से टकराए जाने के बाद तकरीबन 36 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जख्मियों में से 9 वेनेजुएला के थे। और तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे केनाकले में गुज़िश्ता रात जंगल की आग ने कई गांवों को अपनी जद में ले लिया। ताहम इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था। ज़राअत और जंगलात के वजीर ने कहा कि जंगल में लगी आग की वजह से रास्ते के 6 गांवों को खाली करा लिया गया है। भारत और आयरलैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज डबलिन में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम की नजरें सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होंगी। भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम मजबूत हुई है। तवील अरसे के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले बुमराह अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। एशिया कप से कबल भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई है। वहीं आयरलैंड की कोशिश होगी कि वो भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में जीत हासिल करके टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने से रोक दे। भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी आर प्रगनानंदा और आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के दरमियान खेला गया फिडे वर्ल्ड कप की फाइनल का पहला मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने 35 चालों के बाद ड्रॉ पर इत्तेफाक किया। फाइनल का दूसरा मैच बुध को खेला जाएगा। जर्मनी में जारी 4 मुल्की टूर्नामेंट भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से अनु और साक्षी राणा ने एक-एक गोल किया, जबकि स्पेन की जानिब से लीमा टेरेसा ने वाहिद गोल किया।
और अब मौसम का मिजाज। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।